नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं नंदिनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डेली निरंतर क्लासेस कवर कर रहे हैं करंट अफेयर की। उस करंट अफेयर के सेक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं 12 नवंबर 2025 का नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वे सभी खबरें जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य जो भी एग्ज़ाम से सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, या कोई क्वालिफाइंग कोई टेस्ट है, सेट, नेट, ऐसे एग्ज़ाम की भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लासेस महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और इसी के साथ बैंकिंग सेक्टर में, एसएससी के सेक्टर में भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अब तो करंट अफेयर लगभग यूपीएससी के लेवल का लेने लग गए हैं। तो याद रखिएगा, उनको भी डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा के रूप में भी हम कवर करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यूज़फुल होगी। तो ये क्लास आप हर कोई कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेक्शन में हम जानते हैं कि आज की इस क्लास में कौन कौन सी ऐसे वे टॉपिक्स है जो कि हाईलाइट हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में 2025 में मुंबई एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में शीर्ष पर रहा है। तो खुशहाली की इसमें शहरों की सूची में एशिया में मुंबई शीर्ष पर है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल 17 वैश्विक लक्ष्यों की पूरी सूची रिपोर्ट रैंकिंग सहित दी गई है। उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा कितना कहाँ चल रहे हैं। भारत के सोने का पर्यावर्तन आरबीआई की जो नई रणनीति है उसके अकॉर्डिंग, और भारत अक्टूबर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.6 अरब डॉलर घटा है, कमी हुई है। क्वाड देशों की नौसेनाओं की ताला मालाबार एक्सरसाइज का आगाज हो चुका है। अब आधार पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा पूरा, क्योंकि एक आधार ने नया ऐप लॉन्च किया है, नया ऐप लाया जिसमें एआई, गोपनीयता, उपकरण और बायोमेट्रिक लॉक फीचर हैं। आपके फिंगर का बायोमेट्रिक हो जाएगा उसमें। उत्तराखंड के 25 साल पूर्ण हुए क्योंकि पीएम मोदी ने 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। विश्व निमोनिया दिवस बहुत महत्वपूर्ण। तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत इस खबर के साथ। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपने साथियों को भी लिंक को शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2025 में मुंबई एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में शीर्ष पर रहा है। जो मुंबई, उसके बारे में बात करते हैं। खुशी यानी कि हैप्पीनेस जो इंडेक्स है उसकी बात हो रही है। उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में व्यक्तिगत अनुभव और जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, जीवन शैली और शहर की पारिस्थितिकी को निर्धारित करता है, इसके आधार पर इसका मूल्यांकन करता है। मुंबई की यह रैंकिंग दर्शाती है कि सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक भावना शहरी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। सर्वेक्षण का आधार सर्वेक्षण का आधार है टाइम आउट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में एशिया के प्रमुख शहरों में निवासियों से निवेदन की समग्र गुणवत्ता, भोजन, संस्कृति और नाइट लाइफ जैसे कारकों पर राय ली गई है। मुंबई का जॉय क्वोशेंट 94% निवासियों ने कहा कि मुंबई उन्हें खुशी प्रदान करती है। शहर की ऊर्जा, फिल्म उद्योग और सामाजिक जुड़ाव ने इसे सर्वाधिक खुशहाल शहर बनाया है। 89% 89% लोगों ने माना कि वे मुंबई में अन्य शहरों की तुलना में अधिक खुश है, क्योंकि 88% निवासियों ने माना पड़ोसियों को सहयोगी और खुश मिजाज बताया है। ये मुंबई के सामाजिक ताने बाने की मजबूती को भी दर्शाता है। एक फायदा होगा इससे कि यहाँ पर पर्यटन बढ़ जाएगा इस रैंकिंग से। खुशी में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में मुंबई में खुशी का स्तर लगभग 87% बढ़ा है। मनोरंजन, रोजगार के अवसर, सांस्कृतिक गतिविधियों ने
इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीवंत जीवन शैली, मुंबई को कभी ना सोने वाला शहर, मुंबई को क्या कहता है, कभी ना सोने वाला शहर कहा जाता है, क्योंकि बॉलीवुड नाइट लाइफ और कार्य संस्कृति का मिश्रण इसे ऊर्जावान और आकर्षक भी बनाती है। और मुंबई कभी नहीं सोता है, मतलब मुंबई में कोई ना कोई जगते रहता है। स्ट्रीट फूड संस्कृति, बड़ा पाव, भेलपुरी, मरीन ड्राइव जैसी स्थानीय परंपराएं लोगों के दैनिक जीवन में खुशी का स्रोत बनता है और यह सांस्कृतिक आत्मीयता को प्रदर्शित भी करती हैं। आगे देखिए अन्य शीर्ष शहर, मुंबई के बाद बीजिंग, शंघाई और चियांग माई जैसे शहर इस सूची में शामिल हैं। यह दर्शाता है कि पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया दोनों क्षेत्रों में शहरी जीवन का स्तर तेजी से विकसित हो रहा है। मुंबई की खुशी केवल आर्थिक विकास पर आधारित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक एकजुटता, सामाजिक संबंधों और जीवन शैली की विविधता पर भी निर्भर है। यह सर्वे दर्शाता है कि शहरी नीति निर्माताओं को वेलबींग सेंट्रिक डेवलपमेंट में जो है मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल का अनुकरण करके इन्होंने आगे की तरफ बढ़े हैं, इसका लाभ ही मिला है। भविष्य की चुनौतियाँ क्या हैं? यदि मुंबई पर्यावरणीय, यातायात और बुनियादी ढांचा चुनौतियों को हल कर सके तो इसका वास्तविक हैप्पीनेस इंडेक्स और भी ऊंचा हो जाएगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 जो कि यूपीएससी में महत्वपूर्ण है, वहां जुड़ेगा। अगली खबर है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल के 17 वैश्विक लक्ष्यों की पूरी सूची जो कि वर्ष 2000 में निर्धारित मिलेनियम विकास लक्ष्य एमडीजीएस की अवधि समाप्त होने के बाद वैश्विक समुदाय ने 2015 में एक नई रूपरेखा तय की थी। उसका नाम रखा था सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी को स्वीकार किया था और इसका निर्धारण किया था कि हम 2030 तक इन निर्धारित 17 लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अब कौन कौन से अभी देखेंगे सभी को एक एक करके। इसका उद्देश्य था कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों आयामों में संतुलित विकास को बढ़ावा देना। मुख्य उद्देश्य एसडीजीज का मूल मंत्र किसी को पीछे न छोड़ना, यानी विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे उसका लिंग, वर्ग या भौगोलिक स्थिति कोई भी हो सकती है, लेकिन उसको पीछे ना छोड़ा जाए, उसको सभी तरीके से बराबर लाया जाए। लीव नो वन बिहाइंड संरचना थी, स्ट्रक्चर। 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए और इसके अंदर इन 17 ही लक्ष्यों के अंदर लगभग 169 जो है उपलक्ष्य टारगेट निर्धारित किए गए थे, शामिल किए गए थे, जिसमें गरीबी उन्मूलन से लेकर के जलवायु परिवर्तन और शांति स्थापना तक विस्तृत विषयों को कवर करना था। प्रमुख लक्ष्य में अगर देखें तो की पॉइंट्स कौन कौन से हैं गोल के? गरीबी समाप्त करना, जीरो हंगर, इसके बाद में है आपका जीरो हंगर भूखमरी का अंत और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला था आपका जो कि स्वच्छ स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और पारिस्थितिकी की मजबूती के साथ रक्षा करना, वैश्विक साझेदारी और संस्थागत मजबूती को विकसित करना। भारत में एसडीजी गोल का कार्यान्वयन, भारत में जो नीति आयोग है वह एसडीजी गोल की निगरानी और समन्वय का प्रमुख निकाय है और यह एसडीजी इंडिया इंडेक्स के माध्यम से हर वर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को भी मापता है। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में अग्रणी रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने गरीबी, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों को प्रगति उसे अस्थायी रूप से प्रभावित किया है, ये जरूर हुआ है। इसके साथ वैश्विक महत्व में अगर देखें तो बढ़ते जलवायु संकट, संघर्षों और आर्थिक असमताओं के बीच एसडीजी गोल्स
आज मानवता के अस्तित्व के लिए रोड में बन गए हैं। ये केवल पर्यावरणीय संतुलन नहीं है, बल्कि मानव कल्याण, शांति और समृद्धि का प्रतीक भी बन गए हैं। नागरिक और संस्थागत भूमिका। सरकारों के साथ साथ निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और आम नागरिकों की भी अहम भूमिका है, जैसे स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करना, अपशिष्ट प्रबंधन, शिक्षा को प्रोत्साहन करना और लैंगिक समानता के लिए कार्य करना। देखिए आगे क्या है। भारत के लिए चुनौतियां। गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और जल संकट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार, शहरीकरण का सतत प्रबंधन, और इन सभी क्षेत्रों में निरंतर नीतिगत सुधारों और स्थानीय स्तर का कार्यान्वयन आवश्यक है। क्योंकि अगर ये चाहिए, गरीबी खत्म करना है, खाद्य सुरक्षा चाहिए, जलवायु परिवर्तन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो इसके लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी का होना बहुत जरूरी है। अब परीक्षक दृष्टि से क्या है, तो एसडीजी गोल जो है उनको 2015 में अपनाया गया है और लक्ष्य प्राप्त करने का टारगेट है 2030 तक। कुल लक्ष्य 17 है और इन 17 ही के अंदर कितने उपलक्ष्य बनाए गए हैं, तो 169 लगभग टारगेट करना चाहिए हुआ है। निगरानी संस्था कौन है भारत में, तो नीति आयोग है। प्रमुख सिद्धांत क्या है, लीव नो वन बिहाइंड, मतलब किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस तरीके की अवधारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका यूपीएससी में यहाँ से प्रासंगिक है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और एसए और एथिक्स, इन सभी में जुड़ा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगली खबर है, भारत के सोने का प्रत्यावर्तन आरबीआई की नीति, जो नई रणनीति है उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी कि आपको सोने की लेन देन करनी है तो उसके लिए नए नियम जो आए हैं उसकी बात हो रही है। भारत ने दशकों तक अपने स्वर्ण भंडार का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में, मुख्यतः बैंक ऑफ इंग्लैंड और बीआईएस में सुरक्षा कारणों से रखा था। उसका प्रत्यार्पण करना है, लेकर आना, रिटर्न मंगवाना है। अब आरबीआई ने धीरे धीरे इस सोने को देश में वापस लाना शुरू किया है ताकि आर्थिक नियंत्रण और सुरक्षा मजबूत की जा सके। वर्तमान स्थिति, सितंबर 2025 तक भारत का कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार 880 टन है, जिसमें से 575.8 टन भारत में और 290.37 टन विदेशों में रखा गया है। अब 65% से अधिक सोना देश के भीतर संग्रहित है, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए हमारे 1990 के दशक में हमारी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उस समय हमें उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। सोना वापस लाने के प्रमुख कारण, राष्ट्रीय संप्रभुता बहुत जरूरी के लिए, नेशनल जो हमारी संप्रभुता है उसको किसी प्रकार की कोई भी चैलेंजिंग ना हो। स्वर्ण संपत्ति पर विदेशी नियंत्रण घटाकर देश के प्रत्यक्ष अधिकार को सुनिश्चित करना। घरेलू भंडारण क्षमता, भारत में अब विश्व स्तरीय सुरक्षा वोल्ट तैयार, जो बड़े पैमाने पर सोने को सुरक्षित रख सकते हैं। भू राजनीतिक जोखिमों के बचाव, अंतर्राष्ट्रीय तनाव या प्रतिबंधों की स्थिति में देश के स्वर्ण भंडार तक तत्काल पहुंच संभव बनाते हैं। लागत में कमी, विदेशी वोल्ट में जो कॉस्ट टोडी और इंश्योरेंस जो शुल्क देना पड़ता है उसके बारे में बात की जा रही है। विदेशों में ये देना पड़ती है हमें, मतलब कुल मिला के टैक्स देना पड़ रहा है अलग अलग तरीके का, और वह शुल्क देने के कारण हमारे लिए तो कहीं ना कहीं बोझ बन रहा है वो। जो घरेलू भंडारण से यह खर्च घटते चले जाएंगे, अगर घर पे ले आएंगे सभी तो हमें किसी प्रकार की सुरक्षा के लिए किसी को पैसे नहीं देना पड़ेगा। रणनीतिक उपयोग, घरेलू स्वर्ण भंडार का उपयोग मुद्रास्फीति, मुद्रा उतार चढ़ाव या आर्थिक संकट के समय हेड्ज एसेट्स के रूप में जो हम क्या करेंगे उपयोग कर सकते हैं, किया जा सकता है। परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था, प्रक्रिया गोपनीयता होगी, गोपनीय होती है और उच्च सुरक्षा वायु परिवहन के माध्यम से की जाती है। आरबीआई विदेशी बैंकों और बीआईएस के साथ समन्वय स्थापित करके सोने को अपने सुरक्षित वॉल्ट्स में स्थानांतरित कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आर्थिक प्रभाव, भंडार संरचना में सुधार, मार्च 2025 में भारत के कुल विदेशी भंडार जो मुद्रा का है, विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 11.7% थी, जो सितंबर 2025 में बढ़कर के 13.92 हो गई है। आर्थिक सुरक्षा, देश में
अधिक सोना रखना भारत को वैश्विक वित्तीय संकटों और डॉलर अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करेगा। मौद्रिक नीति में लचीलापन, घरेलू स्वर्ण भंडार का उपयोग लिक्विडिटी प्रबंधन और मुद्रा स्वेप जैसी व्यवस्थाओं में किया जा सकता है, अच्छे से इनका यूज किया जा सकता है। प्रतीकात्मक महत्व, यह निर्णय केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक वित्तीय ढांचे में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। मुख्य तथ्य क्या क्या है भैया? तो 880 टन सितंबर 2025 तक हमारे पास कुल भंडारण हो गया 880 टन सोना। अब तक वापस लाया गया सोना 274 टन है और घरेलू भंडारण का हिस्सा 65% से अधिक है। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 13.92% है। चलिए और आगे देखते हैं। प्रमुख उद्देश्य जोखिम घटाना, लागत बचाना, राष्ट्रीय नियंत्रण को बढ़ावा देना। ये यूपीएससी में जीएस पेपर 3 और ऐसे में यहाँ पर मिलेगा। बात करते हैं हम अक्टूबर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.6 अरब डॉलर घटा है। तो इसकी कटौती क्यों हुई है देखते हैं जरा। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की आर्थिक स्थिरता का संकेत होता है। आरबीआई समय समय पर इस पर इनका डेटा जारी करता है जो देश की बाहरी भुगतान क्षमता, आयात सुरक्षा और मुद्रा स्थिरता को क्या कर रही है, डिनोट करती है, दर्शाती है। वर्तमान स्थिति 31 अक्टूबर 2025 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार घटकर जो डॉलर में 689.73 अरब डॉलर रह गया है, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 5.6 अरब की डॉलर की गिरावट है। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब भंडारण में कमी दर्ज की गई है। कारण ये भी है कि अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वहाँ से बहुत सारे जो हमारे मजदूर वर्ग थे उनको वहाँ से निकाला गया है, वो भी रीज़न है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ 1.9 अरब डॉलर की गिरावट, जो नया स्तर है 564.59 अरब डॉलर हमारे पास रखे हुए हैं। नया स्तर हमारे पास ये 564 का है। डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं जैसे यूरो, पाउंड, येन के मूल्य में उतार चढ़ाव इसका मुख्य कारण भी माना जा रहा है। स्वर्ण भंडार में देखिए 3.8 अरब डॉलर की कमी, नया स्तर 101.72 अरब। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट इसका प्रमुख कारण बना है। विशेष आहरण अधिकार 19 मिलियन डॉलर की कमी, नया स्तर जो है 18.64 अरब डॉलर की बात की गई है। SDRS IMF की 5 प्रमुख मुद्राएं USD, EUR, GBP, JPY, CNY की टोकरी पर आधारित होते हैं। IMF में जो रिजर्व है इसमें 16.4 मिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई और नया स्तर जो IMF के पास है वो 4.77 अरब डॉलर है। यह भारत की वैश्विक वित्तीय साख और योगदान को भी दर्शाती है। विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व, रुपए की स्थिरता। आरबीआई भंडार का उपयोग विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रुपए की अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए करता है। आयात, उच्च भंडार से भारत लंबे समय तक आयात भुगतान सुनिश्चित कर सकता है, विशेषकर तेल, तकनीकी वस्तुओं के लिए। निवेशक विश्वास कैसे बरतेंगे? तो जो बड़ा भंडार विदेशी निवेशकों को आर्थिक स्थिरता और नीतिगत भरोसा प्रदान करता है, जिसकी वजह से वे क्या करते हैं कि वे इन्वेस्टमेंट करते हैं, विश्वास के साथ अपनी कंपनी के यहाँ पर ब्रांच खोलेंगे, यहाँ और इन्वेस्टमेंट करेंगे बड़े बड़े स्तर पर। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऋण प्रबंधन, पर्याप्त भंडार अगर रहेगा तो भारत को बाहरी ऋण और वैश्विक वित्तीय झटकों से सुरक्षा मिलेगी। और बाहर अगर कोई किसी प्रकार की अस्थिरता हो रही है तो उसके बीच भी भारत अपनी जो विकासात्मक गति है उसको निरंतर बनाए रखेगा। आरबीआई का दृष्टिकोण, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि उसका हस्तक्षेप किसी निश्चित विनियम दर को लक्ष्य करने के लिए नहीं बल्कि बाजार स्थिरता बनाए रखने के लिए यह है। यह विदेशी निवेशकों की निकासी या पूंजी प्रवाह में उतार चढ़ाव के समय रुपए की सुरक्षा में मदद करता है। गिरावट के प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता और डॉलर की मजबूती, सोने की वैश्विक कीमतों में तेज सुधार, विदेशी मुद्राओं की
जो वैल्यूएशन में गिरावट हुई है, विदेशी निवेशकों की आंशिक पूंजी निकासी हुई है। प्रभाव और निहितार्थ, यह गिरावट अस्थायी है क्योंकि भारत के पास अभी भी वैश्विक स्तर पर पांचवें सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार हैं। आरबीआई की सतर्क नीतियां रुपए को संतुलित रखने और निवेशकों के लिए विश्वास बनाए रखने के लिए सहायक रही हैं। अल्पकालिक गिरावट के बावजूद भारत की बाहरी स्थिति जो है वह मजबूत है। की पॉइंट, मुख्य तथ्य, तो 31 अक्टूबर 2025 तक कुल भंडार कितना डॉलर का, तो 689.73 अरब डॉलर है। और स्वर्ण भंडार कितना है, तो 101.72 डॉलर। जो FCAS के रूप में जो अभी है प्रेजेंट में नया, वह 564.59 अरब डॉलर है। SDR के रूप में 18.64 अरब डॉलर है। IMF की स्थिति में 4.77 अरब डॉलर हैं। और UPSC में देखा जाए तो कहाँ कहाँ गया भैया, इकोनॉमिक्स आ गया, यानी कि GS पेपर 3, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। प्रीलिम्स में भी यहाँ से SDR वगैरह जो मुद्रा हैं उनके प्रकार, कौन कौन सी मुद्रा जो IMF में है इनसे जुड़ा हुआ आ सकता है, क्या स्थिति भारत की है वहाँ पर जोड़ के आ सकता है। अगला प्रश्न है क्वाड देशों की, मतलब अगला टॉपिक हमारा, क्वाड देशों की नौसेना की मालाबार एक्सरसाइज का आगाज हो गया है। यह मालाबार जो अभ्यास है 2025 एक प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो वर्तमान में उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में आयोजित किया जा रहा है। उत्तरी प्रशांत महासागर की गुआम 2025 में यह अभ्यास भारत की सामरिक भागीदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके बढ़ते समुद्री प्रभाव का प्रतीक है। भारत की ओर से इसमें INS सहाद्री एक अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट भाग ले रही है। अभ्यास की प्रगति, मालाबार एक वार्षिक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये चारों देश क्वाड समूह के सदस्य हैं। इन चारों के माध्यम से यहाँ पर अभ्यास किया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। समय के साथ यह एक चतुर्भुज मल्टीलेटरल क्वाड एक्सरसाइज के रूप में विकसित हो गया है। देखिए 1992 में भारत अमेरिका चला, फिर इसमें जापान भी आ गया और बाद में धीरे धीरे आगे चल करके ऑस्ट्रेलिया भी अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ। 2025 में मालाबार का स्थान और महत्व, तो गुआम जो कि अमेरिकी नौसैनिक शक्ति का एक रणनीतिक अग्रिम अड्डा है। इस वर्ष अभ्यास का आयोजन स्थल के रूप में इसको चुना गया है। इसका चयन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके साझेदारों की सामरिक तत्परता को दर्शाता है। भागीदारी भारत की तरफ से कौन इसमें हिस्सा ले रहा है, कौन इसमें शामिल हुए हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो INS सहाद्री या शिवालिक श्रेणी की एक स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। यह जहाज भारत की आत्मनिर्भर भारत रक्षा उत्पादन नीति का सशक्त उदाहरण माना जा रहा है। अभ्यास के 2 चरण होंगे। हार्बर फेज, जो कि इसमें संचालन पूर्व समन्वय बैठकें होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और जो संचार यानी कि आपस में बातचीत करेंगे, रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद सी फेज, फिर इसके बाद समुद्र में जा करके इसका प्रयास करेंगे। इसमें संयुक्त बेड़े की चालबाजियाँ, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, नगरी अभ्यास, विमान संचालन जैसे जटिल ऑपरेशन जो है वो किए जाएंगे ताकि ये पता चले कि हाँ हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उसे सीख करके आगे सुधार करें। अभ्यास का उद्देश्य है पारस्परिक संचालन क्षमता को बढ़ावा देना, संयुक्त समुद्री सुरक्षा को सशक्त करना, नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को प्रोत्साहन देना और क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को बनाए रखना। गुआम का रणनीतिक महत्व, यह अमेरिकी नौसेना का प्रमुख बेस है जो हिंद प्रशांत सुरक्षा ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह भारत की यहाँ उपस्थिति उसकी ब्लू वाटर नेवी क्षमता और वैश्विक समुद्री भूमिका के विस्तार को भी दर्शाती हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।
क्वाड सहयोग के तहत रक्षा कूटनीति को बढ़ावा मिलेगा और समुद्री निगरानी में जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है और संकट प्रबंधन में सुधार संभव हो पाएगा। ये अगर हम भारतीय सेक्टर में अगर देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी सेनाओं का प्रैक्टिस होती रहेगी एक तरीके से। यूपीएससी के दृष्टिकोण में क्वाड समूह और उसकी रणनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण है। गुआम का भू राजनीतिक महत्व, उसके आसपास की मैपिंग आपको तैयार होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा निर्माण, जिसमें प्रोजेक्ट 17 याद होना चाहिए। भारत के समुद्री सुरक्षा नीति और इंडो पैसिफिक रणनीति के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। अगली जो खबर है वह है अब आधार पर आपका पूरा नियंत्रण, यानी कि नया ऐप लाया एआई गोपनीयता उपकरण और बायोमेट्रिक लॉक जो फीचर है वो भारत के डिजिटल पहचान प्रणाली में एक बड़ा तकनीकी सुधार करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने एक अपग्रेडेड आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह कदम भारत के डिजिटल प्रशासन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। नए ऐप की प्रमुख विशेषता, नया ऐप जो है AI आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक और QR कोड आधारित पहचान सत्यापन जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं को से लेस है। इसका उपयोग मैंने हाल ही में किया है, अच्छे से प्रैक्टिकल किया हूँ इस वाले ऐप का। तो मैं रियली में सही है, फेस से ही आपका पूरा बायोडाटा लेके आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका उद्देश्य 140 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए डिजिटल पहचान प्रबंधन को सुरक्षित करना और सुगम बनाना। AI संचालित फेस ऑथेंटिफिकेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से आधारित फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया गया है। अब फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सिर्फ एक फेस स्कैन से अपनी पहचान का सत्यापन करना संभव हो पाएगा। यह तकनीक संपर्क रहित, तेज और अधिक स्वच्छ प्रमाणीकरण का विकल्प प्रदान करती है। इसमें भौतिक बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भरता क्या होगी, घटती चली जाएगी। उन्नत और गोपनीयता एवं डेटा नियंत्रण, ऐप में उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी साझा करने का पूर्ण नियंत्रण दिया जाएगा, उनके पास ही होगा। वे चाहे तो डेटा शेयर करें, अन्यथा नहीं करें। उपयोगकर्ता यह तय कर सकते हैं कि वे कौन सी जानकारी, नाम, फोटो आदि साझा करना चाहते हैं, वह दे सकते हैं। डेटा की सुरक्षा के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लागू किया गया है। केवल आप तक डेटा रहेगा, जैसे आप लॉग आउट हुए उसके बाद कहीं डेटा सेव नहीं रहेगा, फिर से आपको लॉगिन सब कुछ प्रोसेस करना होगी। यह नागरिकों के लिए डिजिटल आत्मनिर्भरता और डेटा स्वामित्व की शक्ति को प्रदर्शित करता है। QR कोड आधारित ऑथेंटिकेशन, नया आधार ऐप अब QR आधारित पहचान सत्यापन की सुरक्षा भी देता है। केवल एक QR कोड स्कैन कर किसी व्यक्ति की पहचान का रियल टाइम वेरिफिकेशन किया जा सकता है। यह प्रणाली UPI के समान त्वरित और त्रुटिहीन है। बैंकिंग, एयरपोर्ट, सरकारी सेवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अत्यधिक उपयोगी साबित होगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारा डेटा पूछने पर गलतियाँ होती है, तो QR कोड से पूरा डेटा स्कैन किया जा सकता है। बायोमेट्रिक लॉक और सुरक्षा उपाय, UIDAI ने बायोमेट्रिक लॉक फीचर जोड़ा है, जिससे उपयोगकर्ता किसी भी समय अपने फिंगरप्रिंट, फेस या आइरिस डेटा को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। यह अनधिकृत उपयोग का फ्रॉड जो होता है उससे बचाएगा और ऑथेंटिफिकेशन हो रहा है अटेम्प्ट को रोकने, यानी कि आपकी डेटा को कोई भी बाहरी व्यक्ति लॉगिन नहीं करेगा, उसको डेटा शो भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका फेस या आपकी अनुमति नहीं दी जाएगी उसमें नहीं कहीं और लॉगिन नहीं हो पाएगा। मतलब अगर नंबर भी डाला, OTP भी डाल दी, तो उसके बाद भी फेस को रीड करना ही होगा। अगर फेस रीड नहीं करा तो आपका डेटा वह नहीं लाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर, ये मैंने देखा इसके अंदर। यह सुविधा विशेष रूप से मल्टीपल डिजिटल सर्विस यूजर्स के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। UIDAI की डिजिटल नीति के अनुरूप यह पहल डिजिटल इंडिया और आधार 2.0 की दृष्टि से जुड़ी है। UIDAI ने स्पष्ट किया कि आधार प्रणाली का विकास डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और
पारदर्शिता के लिए 3 स्तंभों पर आधारित है। यह भारत की डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस को मजबूत करता है। यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारा आधार की संस्था UIDAI है, उसकी भूमिका, उसकी संरचना के बारे में, आधार अधिनियम 2016 का जो है उसके बारे में, डेटा संरक्षण और निजता से जुड़ा संवैधानिक पहलू की बात जो कि आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से DPI के बारे में है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग शासन और नागरिक सेवाओं में कैसे किया जा रहा है उससे बारे में जुड़ा हुआ है। अगली खबर है उत्तराखंड के जो 25 साल पूरे हो गए हैं, PM मोदी ने, जो कि 11 तारीख की वह है जिस दिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग बना था, अलग राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। 8,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात दिए PM मोदी ने उत्तराखंड, 11 नहीं 9 नवंबर 11 को तो ये था झारखंड, शायद झारखंड के होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में देखिए पहले 1 नवंबर को होता है जो छत्तीसगढ़ का, ठीक है, उसके बाद में 9 नवंबर को हो रहा है जो कि यूके का, और 11 नवंबर को हो रहा है झारखंड का, जे का, इस तरीके से आएगा, ठीक है। आइए 9 नवंबर 2025 को अपना 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती के वर्ष के रूप में मनाया। अच्छा याद रखना, 25 को रजत कहते हैं ना, 75 को अमृत कहते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित समारोह में भाग लिया, वहां जाकर के भागीदार बने और कहा राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ डबल इंजन सरकार के सहयोगात्मक विकास मॉडल को रेखांकित करने हेतु किया गया है। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, प्रधानमंत्री को राज्य में 8,000 जो करोड़ से अधिक की विकास एवं कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिनमें ग्रामीण पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा, शहरी विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और खेल अवसंरचना शामिल हैं। रोजगार और क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव, इन परियोजनाओं से रोजगार सृजन, सेवा वितरण में सुधार और पहाड़ी क्षेत्रों में समग्र विकास को प्रगति जो क्या दी गई है, गति मिलेगी, जिससे क्या होगा, इस राज्य की जो भूमिका है विकास की दृष्टि में और आगे बढ़ेगी। किसानों के लिए विशेष लाभ कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल बीमा योजना के तहत 62 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में 28,000 किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से फसल हानि की स्थिति में किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना है। इसके बाद में स्मारक डाक टिकट और प्रदर्शनी, राज्य की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट जारी किया और स्थानीय नवाचारों तथा विकास मॉडलों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया है। प्रधानमंत्री का संबोधन, नए उत्तराखंड का संकल्प, राज्य की जो रजत जयंती की बाधाएं, राज्य की जनता को रजत जयंती की बधाई दी गई और इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं। पर्यटन, शिक्षा और आधारभूत ढांचे में राज्य की प्रगति की सराहना, जैविक संपदा, हर्बल संसाधन और जल विद्युत क्षमता को अवसरों के नए द्वार बताया गया है। डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि आने वाले वर्षों में राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। युवाओं और स्थानीय निकायों से राज्य के अगले विकास चरण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। समग्र महत्व के रूप में समझते हैं जनाब, यह कार्यक्रम उत्तराखंड की विकास यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने के साथ सहयोगात्मक, संघवाद और समावेशी विकास दृष्टिकोण का प्रतीक बना है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हिमालयी राज्यों में सतत विकास मॉडल को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्व निमोनिया दिवस, उत्तराखंड ने 9 नवंबर, अरे ये खबर गलत, ये मत देखिएगा, ये गलत टाइप हो गया, ये गलत है ना, इतना सा छोड़ देना है। देखिए विश्व निमोनिया जो दिवस है उसके बारे में पढ़ते हैं। हर वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जन जागरूकता फैलाना और वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों में बाल स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। इस वर्ष की थीम क्या है? प्रोटेक्ट
एवरी बर्थ पेरेंट जो प्रिवेंट जो पेनेमिक नाउ, यानी कि हर सांस की रक्षा करेंगे, अभी निमोनिया को रोकेंगे, अभी इसी समय प्रेजेंट टाइम में नाउ अभी, यानी कि आपको क्या करना, रोकने का प्रयास करना है। आपको केवल ये इतना सा थीम को याद रखिएगा, हर सांस की रक्षा करेंगे, जैसे जन्म लिया उस एनर्जी, उस ऊर्जा, उस सांस, उसकी जो सांस ले रहा है उसकी रक्षा करेंगे, और साथ ही साथ अभी निमोनिया को रोकेंगे, आज से आगे नहीं जाने देंगे निमोनिया को। यह थीम टीकाकरण, स्वस्थ स्वच्छ वायु और पौष्टिक आहार के माध्यम से रोकथाम पर बल देती हैं। हर सांस की रक्षा करें, ध्यान रखना, हर सांस की रक्षा करे अभी निमोनिया को रोके, हर सांस की रक्षा करे अभी निमोनिया को रोके। इसी थीम के साथ आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है भाई। निमोनिया जो है, निमोनिया का वैश्विक प्रभाव, यह दुनिया में 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। WHO के अनुसार हर वर्ष लगभग 7 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु निमोनिया से होती है, जिनमें से अधिकांश मामले निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होते हैं। भारत विश्व में निमोनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल हैं। भारत सरकार के प्रयास सर्वश्रेष्ठ टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल होना है, सार्वभौमिक आना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ नहीं, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम आएगा यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ नहीं, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्नेयूमोकोकल जो कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV को राष्ट्रीय स्तर पर शामिल किया गया। इसका अंदर पोषण अभियान और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों में निमोनिया की रोकथाम में योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य जो सेवाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। रोकथाम के प्रमुख उपाय, टीकाकरण सुनिश्चित करना, विशेषकर PCV और हिब वैक्सीन, स्वच्छ वायु और घर के अंदर धुएं के नियंत्रण पर ध्यान देना, पौष्टिक आहार और स्तनपान को बढ़ावा देना, शुरुआती लक्षणों पर समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करना। महत्व, विश्व निमोनिया दिवस, स्वास्थ्य क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य 3 SDG गोल 3 सभी आयु वर्गों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना है। इसको प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा, यह सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और नागरिक समाज को मिलकर कार्य करने की दिशा में प्रेरित करता है, ताकि बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। UPSC के दृष्टिकोण से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जन स्वास्थ्य, बाल पोषण, SDG गोल, WHO पहल और भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह सामाजिक न्याय की बात भी इसमें कर रहा है, नीति निर्माण की बात भी कर रहा है, स्वास्थ्य ढांचे की बात भी कर रहा है। जो इनसे संबंधित जो प्रश्न होगा वहाँ ये थ्योरी आपके लिए उपयोगी होगी। चलिए 1-लाइनर फैक्ट जानते हैं। मुंबई को एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित करने वाला संगठन कौन सा है? तो टाइम आउट, ध्यान देना, टाइम आउट वह संस्था है। भारत में SDG की निगरानी कौन करता है? तो नीति आयोग क्या करता है? SDG गोल की निगरानी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस कारण से स्वर्ण भंडार को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो राष्ट्रीय संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 31 अक्टूबर 2025 तक कितना रह गया है? तो 689.73 अरब डॉलर। मालाबार अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो गुआन, जो कि हिंद प्रशांत महासागर में स्थित है, अमेरिका के आधिपत्य में। नए आधार मोबाइल ऐप में फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन की आवश्यकता को किस अत्याधुनिक सुविधा से बदल दिया है? तो फेस आधारित AI आधारित ऐप फेस एथेंटिकेशन जो है इसके माध्यम से अब परिवर्तित किया गया है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना वर्षगांठ मनाया है? 25वां रजत जयंती के रूप में मनाया है। भारत सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत किस वैक्सीन को निमोनिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शामिल किया है? तो यह PCV
मोकोकल प्नेयूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। इस वैक्सीन का नाम याद रखना, पीसीवी, पीवीसी नहीं, पीसीवी। ये वन लाइनर फैक्ट में कुछ और देखते हैं, जो कि टाइम आउट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 2025 में एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की में शीर्ष स्थान किसे मिला, तो मुंबई को मिला। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में शुरू किए गए सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल का मुख्य सिद्धांत क्या है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, लीव नो वन बिहाइंड। अपने भारत के बारे में है कि भारत ने अपनी आर्थिक संप्रभुता को सशक्त करने के लिए किस विदेशी संस्था से अपने स्वर्ण भंडार को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास जो रखे हैं वहां से लाने की बात की है। अक्टूबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना रह गया है, तो 689.73 अरब डॉलर। क्वाड देशों की सेनाओं का मालाबार अभ्यास 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है, तो गुआन, उत्तरी प्रशांत महासागर में। UIDAI जो आधार को मैनेज करने वाली संस्था है कि नए आधार मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी तकनीकी खासियत क्या है, तो वह है AI आधारित फेस ऑथेंटिकेशन। मोबाइल से ही इसको किया जा सकता है, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, मोबाइल से ही हो जाएगा। उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया, तो 25वां स्थापना दिवस, जिसे रजत जयंती के रूप में कहा गया है। हर वर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने PMFBY के तहत उत्तराखंड के किसानों के लिए कितनी राशि ट्रांसफर की, तो 62 करोड़ से अधिक। विश्व निमोनिया दिवस 2025 की थीम क्या है, हर सांस की रक्षा करे, कि हर सांस की रक्षा करे अभी निमोनिया को रोके, अभी निमोनिया को रोके। इस थीम के साथ इस वर्ष 2025 में विश्व निमोनिया दिवस मनाई जा रही हैं। तो चलिए साथियों, ये रही आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा 12 अक्टूबर को जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर और नेशनल स्तर पर दोनों ही जगह महत्वपूर्ण हैं, उनको हमने कवर किया है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को आराम करते हैं, इसको बंद करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। साथियों, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और अपने साथियों को लिंक जरूर भेजिए। क्लास पूरी देखिए तो वीडियो को लाइक तो करिए, देख लिया है, पसंद आई है, मज़ा आए हैं तो लाइक कर दीजिए, ताकि ये भी पता चलेगा हाँ आप यहाँ उपस्थित हैं। और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है और क्या है, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा मेहनत करने की ओर अग्रसित करेगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे लेते विदाई। जय हिंद, जय भारत।